मुझे लगता है कि हमने अभी तक संभावनाओं की सतह को भी नहीं छुआ है। और जिस तरह से मैं आम तौर पर इसकी परिपक्वता का आकलन करता हूँ वह यह होगा, आप आज सुबह एक नोटिफिकेशन के साथ उठते हैं जो आपसे कहता है, अरे आपके बैंक खाते में $5000 बेकार पड़े हैं, क्या मैं इसे आपके लिए एक सावधि जमा में डाल सकता हूँ? इसका उत्तर नहीं है। और काउच पर मेरे साथ हैं, जिन्हें मैं 3 सीजन से काउच पर लाने की कोशिश कर रहा था। उनका नाम है अब्दुल्ला अल-मोइड। वे तराबुत के संस्थापक और सीईओ हैं। तात्कालिकता अपेक्षा और प्रतिस्पर्धा का उत्पाद है। तो जब आप देखते हैं, क्या उन्हें पिछले 10 सालों में बैंकों के रूप में ऐसा करने की ज़रूरत थी? नहीं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं एक बहुत ही संरक्षित क्षेत्र रही हैं। बाजारों के आधार पर थोड़ी सी तुलना, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, 500 मिलियन लोग, आकार पश्चिमी यूरोप जैसा। आज हमारे पास केवल 350 खुदरा बैंक हैं, अगर इससे कम नहीं तो। जब आप सऊदी में वित्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को देखते हैं तो इकोसिस्टम को खोलना, डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस की अनुमति देना, मुझे लगता है कि यह इसे तात्कालिकता की ओर ले जाएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अब आ रही है और प्रतिस्पर्धा पिछले 10 वर्षों से नहीं थी। यह प्रतिस्पर्धा वास्तव में कितनी है, जिसे मैं मुक्त प्रतिस्पर्धा बनाम प्रबंधित प्रतिस्पर्धा कहता हूँ, जो कह रही है कि क्षेत्र को खोलने की ज़रूरत है, मौजूदा बैंकों को चिंता करने के लिए थोड़ा और मौका देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आइए इनमें से कुछ चीज़ों को खोलना शुरू करें और हम नवाचार देखेंगे। लेकिन सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए केवल अमीरात एयरलाइंस या सऊदी एयरलाइंस का ही इंतज़ार क्यों करें? अल-फुतैम ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? एलसिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? टैबी एंड टमरा और बाकी सभी लोग जो शानदार काम कर रहे हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें बहुत सारे सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिख रहे हैं? और ये आज के उपयोग के मामलों में सबसे सरल है। अर्जुन के साथ काउचोनॉमिक्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अर्जुन, और काउच पर मेरे साथ हैं, जिन्हें मैं 3 सीजन से काउच पर लाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मुझे काफ़ी समय तक इंतज़ार करवाया। उनका नाम है अब्दुल्ला अल-मोइड। वे तराबुत के संस्थापक और सीईओ हैं। मुझे लगता है कि उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, तो उनका स्वागत करते हैं। आज अब्दुल्ला काउच पर हैं। धन्यवाद, आप बहुत ही विनम्र हैं। धन्यवाद, आखिरकार यहाँ आकर अच्छा लगा। मैं आपका प्रशंसक रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और हम सभी को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं प्रेरणा का स्रोत अभी तक नहीं बना हूँ, लेकिन मैं इसे एक तारीफ के रूप में लूँगा। आप जानते हैं, मेरी पत्नी मुझे याद दिलाती रहती है कि मैं तारीफों को अच्छी तरह से नहीं लेता, लेकिन धन्यवाद। सच में आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपके शो का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी हद तक आप जानते हैं कि स्टार्टअप जीवन कैसा होता है, और हम आखिरकार यहाँ हैं। मैं समझता हूँ। तो अब्दुल्ला, मुझे लगता है आप इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से सबसे प्रसिद्ध या जाने माने फिनटेक में से एक हैं। आप जानते हैं, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप लोग एक तरह से अग्रणी समूह का हिस्सा थे। लेकिन मुझे लगता है कि यह एपिसोड उन सभी के लिए उपयोगी होगा जो तराबुत की यात्रा के बारे में आपके विचारों को सुनने के लिए हमसे जुड़े हैं। हमें इस बारे में थोड़ा बताइए कि फिनटेक व्यवसाय शुरू करने के पीछे क्या प्रेरणा थी, और फिर विशेष रूप से आप एक छोटी चमकदार चीज़ ओपन बैंकिंग के पीछे क्यों गए, जिस पर लोग बहुत ज़्यादा साहित्य लिखते हैं। ओपन बैंकिंग को आकार लेने में उम्मीद से कुछ ज़्यादा समय लगा, लेकिन मुझे लगता है कि तराबुत व्यवसाय के पनपने की मूल वजह आज की दुनिया में वित्तीय सेवा क्षेत्र का पिछड़ा हुआ और टूटा हुआ होना है। मुझे लगता है कि जब आप आमतौर पर ग्राहकों के अनुभवों को देखते हैं और एक आवाज़ आपको बताती है कि आपको इस समय बिस्तर पर जाने की ज़रूरत है, या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको किताबों के बारे में बताते हैं, वित्तीय सेवाओं के साथ हमारा ऐसा रिश्ता क्यों नहीं है? ठीक है। और ये भी मेरा मतलब है, तराबुत वित्तीय सेवाओं की दुनिया में हल की जा सकने वाली अनंत समस्याओं को हल करने के लिए बना है, जो हमें बताता है कि कैसे हम अपनी पूरी यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। यानी आइए वित्तीय सेवाओं में सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करें। और ये वास्तव में मेरी समझ में आ गया है। मुझे लगता है कि इसे 5 साल हो गए हैं, अब 5-6 साल हो गए हैं। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मैं अपने सभी खातों को देखने के लिए एक वित्तीय प्रबंधन उपकरण बनाना चाहता था, और जल्दी ही हमें एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा है जिसका सामना बहुत से लोग कर रहे होंगे। आइए बुनियादी ढांचा बनाएं। शुरू होने वाले बिंदु से आज तक कंपनी बहुत विकसित हुई है। आज 6 साल हो गए हैं। हम कई क्षेत्राधिकारों में काम कर रहे हैं, और सौभाग्य से इसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में ओपन बैंकिंग ने वास्तव में गति पकड़ ली है। उपयोग के मामलों में भी गति पकड़ दी है। लेकिन मुझे तराबुत को विशुद्ध रूप से एक ओपन बैंकिंग प्लेयर से जोड़ना पसंद नहीं है, और मैं कहूँगा कि हम एक वित्तीय सेवा समस्या समाधान करता है,
और जैसा कि मैंने कहा, हम समस्याओं के आकार के आधार पर प्राथमिकता देते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। यह मूल रूप से वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के बारे में है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आंतरिक रूप से आवेशित हैं और फिर हम इन्हें हल करने के लिए ओपन बैंकिंग का लाभ उठाते हैं। सही बात। तो मैं इसकी सराहना करता हूं और मुझे लगता है कि ओपन बैंकिंग अगर ये वास्तव में अपनी क्षमता हासिल करती है तो ये सर्वव्यापी है, क्योंकि इसमें इसके कई तत्व शामिल हैं और इसमें बड़े पैमाने पर नई संभावनाओं को खोलने की क्षमता है और इसी तरह और आगे भी। लेकिन मुझे एक कदम पीछे हटने दो। अपने नज़रिए से आप इस इंडस्ट्री में 6 साल से हैं या आप तराबुट के साथ 6 साल से हैं, अपने शब्दों में इस क्षेत्र के भीतर आज आप जिस तरह से वित्तीय सेवाओं के फिनटेक परिदृश्य को देखते हैं उसकी एक तस्वीर पेश करें। सबसे पहले मुझे लगता है ये बहुत ही शुरुआती दौर में है। मुझे लगता है कि हमने अभी तक संभावनाओं की सतह को भी नहीं छुआ है और जिस तरह से मैं आमतौर पर इसकी परिपक्वता का आकलन करता हूँ वह ये होगा, आप आज सुबह एक नोटिफिकेशन के साथ उठते हैं जो आपसे कहता है, अरे आपके बैंक खाते में $5,000 बेकार पड़े हैं, क्या मैं इसे आपके लिए एक सावधि जमा में डाल सकता हूँ? इसका उत्तर नहीं है। तो जब तक यह व्यक्तिगत और सहज नहीं हो जाता तब तक हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ऐसा तब संभव होगा जब हम बहुत सारे बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए नियमों को अपनाएंगे, साथ ही इन AI इंजनों, वित्तीय प्रबंधन उपकरणों और सभी दिलचस्प चीज़ों को चलाने के लिए बहुत सारे अंदरूनी लिंक्स को जोड़कर मिली सूचना का उपयोग करेंगे। आज हम उस मुकाम पर हैं। मुझे लगता है कि तराबुट के भीतर भी हम उस स्तर पर हैं जहां उपयोगिता का निर्माण किया गया है। आइए अब वह निर्माण शुरू करें जो वास्तव में ग्राहकों को प्रभावित करता है। लेकिन उपयोगिता और लॉबी विनियमन बनाने और यह सुनिश्चित करने में कि हम उस तक पहुँचें 5 साल लग जाते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि हम बहुत ही शुरुआती चरणों में हैं जहां वित्तीय सेवाओं को वास्तव में होना चाहिए, खासकर यहां पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, लेकिन तो मेरे पास कोई विपरीत विचार नहीं है, लेकिन मैं बस कुछ कहना चाहता हूँ। बैंकिंग यहाँ लंबे समय से मौजूद है। दुनिया के इस हिस्से में बैंक साल दर साल रिकॉर्ड मुनाफा कमाते हैं। मुझे लगता है आप जानते हैं ये साल पिछले साल से अलग नहीं है। ठीक वहीं जहाँ आप बैठे हैं, कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक महत्वपूर्ण बैंक के CEO बैठे थे। आप जानते हैं उनकी संख्याएं साल दर साल 25% बढ़ी हैं। हाँ, हम तर्क दे सकते हैं कि हम बहुत ही शुरुआती दौर में हैं और मुझे लगता है कि आपकी सभी बातें सही हैं। हमें सुबह नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता? अधिक दक्षता क्यों नहीं है? क्या पर्याप्त प्रोत्साहन है? हाँ। अच्छा, इस वित्तीय सेवा क्षेत्र के वास्तविक संचालकों, वर्तमान बैंकों और बीमा कंपनियों ने निजीकरण, अंतर संचालनीयता, डेटा साझा करने और पाइप निर्माण के उस युग में प्रवेश किया है जो वे पहले नहीं करते थे। वे धन और तकनीक रखते थे। अगर सच कहूं तो ऐसा नहीं है। प्रौद्योगिकी ने उन्हें पीछे नहीं रखा है, पैसा ने उन्हें पीछे नहीं रखा है। ग्राहक की मांग उतनी स्पष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन उतनी ही गुप्त हो सकती है। आप जानते हैं दिन के अंत में हम सभी iPod का उपयोग करते हैं। जब iPod बनाया गया था तो किसी ने नहीं कहा कि हमें iPod की जरूरत है। तो अगर आप स्टीव जॉब्स के पास जाते हैं तो आप क्यों मानते हैं कि यह आगे बढ़ने पर बदल जाएगा? मुझे लगता है कि यह आज बदल जाएगा क्योंकि तात्कालिकता, अपेक्षा और प्रतिस्पर्धा का उत्पाद है। ठीक है। तो जब आप देखते हैं, क्या उन्हें पिछले 10 सालों में बैंकों के रूप में ऐसा करने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं एक बहुत ही संरक्षित क्षेत्र रही हैं। ठीक है। बाजारों के आधार पर थोड़ी सी तुलना, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका 500 मिलियन लोग, आकार पश्चिमी यूरोप जैसा। आज हमारे पास केवल 350 खुदरा बैंक हैं, अगर इससे काम नहीं तो, और यह अकेले जर्मनी में बैंकों की संख्या से भी कम है। तो निजीकरण की कोई तात्कालिकता नहीं थी। अब 2 चीज़ें हो रही हैं, ग्राहक की मांग और अपेक्षा। क्योंकि हम इसे अपनी खरीदारी वेबसाइटों से प्राप्त कर रहे हैं, हम इसे अपने सोशल मीडिया से प्राप्त कर रहे हैं, हम इसे ई-कॉमर्स से प्राप्त कर रहे हैं, हमारे बैंकों से क्यों नहीं? और दूसरी बात है प्रतिस्पर्धा। हम इस क्षेत्र में बहुत सारे तकनीकी खिलाड़ियों को आते हुए देख रहे हैं। आखिरकार वे बनना शुरू कर देते हैं PSPS या BNPL, और वे बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने के लिए लंबवत और क्षैतिज रूप से विकसित होते हैं। और हमने इसे N26 में देखा, और हमने इसे रेवोल्यूट के साथ देखा, और हमने इसे कई अन्य उपयोग के मामलों के साथ देखा। तो मुझे लगता है कि ये बस समय की बात है और क्षेत्र की गतिशीलता बदल गई है। आज इसे ऊपर से नीचे धकेला जा रहा है। जब आप सऊदी में वित्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को देखते हैं तो इकोसिस्टम को खोलना, डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस की अनुमति देना, मुझे लगता है कि यह इसे तात्कालिकता की ओर ले जाएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अब आ रही है और प्रतिस्पर्धा पिछले 10 वर्षों से नहीं थी। और यही बात UAE पर लागू होती है, यही बात बहरीन और कई अन्य देशों पर भी लागू होती है। आपके पास टेलकोज भी हैं जो आने लगे हैं,
तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछें कि आज तात्कालिकता क्यों होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि यह दो तत्व और कारक हैं। यह एक तरफ ग्राहक अनुभव की मांग है और दूसरी तरफ यह प्रतिस्पर्धा है, और बैंकों द्वारा प्रतिस्पर्धा ज़रूरी नहीं है। नए खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा, और मैं आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूं। यहाँ एक परिकल्पना है जिसे मैं सबके सामने पेश करना चाहूँगा। ये पूरी तरह से मेरे विचार नहीं है, लेकिन ये कई चर्चाओं के माध्यम से आया है जो मैंने की हैं। दुनिया के हमारे हिस्से में नियामक, आपने 3 देशों का उल्लेख किया है, लेकिन आप इसे उन 3 देशों से आगे बढ़ा सकते हैं। केवल राजकोषीय और मौद्रिक नीति से कहीं अधिक हैं। मुझे लगता है वे संरक्षक हैं। वे तेजी से मार्केट मेकर बनते जा रहे हैं। सही, वे हैं, जैसा आपने कहा, वे हैं नए लाइसेंस जारी करके प्रतिस्पर्धा खोलना। वे FSDP जैसे कार्यक्रम बना रहे हैं जो एक अधिक न्याय संगत वित्तीय सेवा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के बारे में है। उनमें से कुछ सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने तक चले गए हैं, चाहे वह सऊदी अरब में सऊदी भुगतान हो या इसी तरह यहाँ भुगतान हो। यह प्रतिस्पर्धा वास्तव में कितनी है, जिसे मैं मुक्त प्रतिस्पर्धा बनाम प्रबंधित प्रतिस्पर्धा कहता हूँ, जो कह रही है कि क्षेत्र को खोलने की ज़रूरत है, मौजूदा बैंकों को चिंता करने के लिए थोड़ा और मौका देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आइए इनमें से कुछ चीज़ों को खोलना शुरू करें और हम नवाचार देखेंगे। ये पश्चिमी यूरोप से बहुत अलग है। सही, मुझे लगता है कि हम रेगुलेटर्स की भूमिका के आदी हो गए हैं, जो पहले सरकारी और अर्ध सरकारी बैंकों के संचालक होते थे और आज के समय में सक्षम बनाने वाले बन गए हैं। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में अपने विनम्र सफ़र से मैंने जो देखा है वह ये है कि रेगुलेटर्स जो कर रहे हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र को मार्गदर्शन कर रहा है कि उन्हें अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित करनी चाहिए। और शुरू में ये था, कुछ भी करने की अनुमति नहीं है, ये बैंकिंग सेवाएं बाजार के इन क्षेत्रों को ऋण देना है और बस इतना ही, यही आपका बिजनेस मॉडल है। अब आपके पास रेगुलेटर्स हैं जो कह रहे हैं सूक्ष्म वित्त पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ब्लू कॉलर श्रमिकों को इन सेवाओं की आवश्यकता होती है और उन्हें साहूकारों से पैसा नहीं मिलना चाहिए। SME पर ध्यान केंद्रित करें, इन अवसरों को अनलॉक करना। सवाल ये है कि एक बार अनलॉक हो जाने के बाद कौन इसमें गोता लगाता है? क्या यह मौजूदा कंपनियां हैं या नए प्रवेशकर्ता हैं? और इस क्षेत्र में नियामकों के बारे में मुझे जो पसंद है वह यह है, क्योंकि हम देर से अपनाने वाले या पार्टी में देर से शामिल होने वाले हैं, क्या हो रहा है कि वे हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करने की अनुमति है, और कई मामलों में दरवाज़ा खोलकर देख रहे हैं कि क्या आता है। कुछ बैंक जो फुर्तीले और तेज़ हैं और पूंजीकरण करने में सक्षम होना चाहते हैं, वे इसमें गोता लगा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे हम सूक्ष्म वित्त आरण देना चाहते हैं, हम एम्बेडेड वित्त और BNPL और सभी मज़ेदार चीज़ें करना चाहते हैं, और कुछ पीछे बैठे हैं। क्या यह, आपके प्रश्न पर वापस जाने के लिए, क्या यह प्रबंधित है या नहीं? मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह अभी के लिए प्रबंधित है। और यहाँ मुझे इसके बारे में जो पसंद है वह यह है कि बहुत सारा संचार है, बहुत सारा व्यवसाय है, तराबुत उसी का उपोत्पाद है। हम इस क्षेत्र में एक नियामक सैंडबॉक्स में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हैं। हम इस क्षेत्र में एक सैंडबॉक्स से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति हैं। हम ओपन बैंकिंग में लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। हम हैं, और ये सब संचार के माध्यम से आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे आसान सफ़र रहा है, निश्चित रूप से इससे बहुत दूर। मेरा मतलब है, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन यह है, एक दिशा खुली रही है। इस क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त फिनटेक की संख्या को देखें। हाँ, हम शुरुआती समस्याओं से गुजरे, लेकिन हम सफल होना चाहते थे, और यही मुझे लगता है कि यह और अधिक हो जाता है। ये प्रबंधित है और ये दूसरों के लिए दरवाजे खोल रहा है। ये दिलचस्प है, और इसलिए मैंने कहा कृपया विषय पर विचार करें, क्योंकि मैं बिल्कुल यही सोचता हूं। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया है वह ये है कि उन्होंने वास्तव में बाजार को एक प्रकार का सैंडबॉक्स बना दिया है। सही, क्योंकि अगर इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है, और पूरे सम्मान के साथ, बाजार से बेहतर कोई सैंडबॉक्स नहीं है, आप इन्हें दोहरा नहीं सकते। और दिलचस्प बात यह है कि जब एक बार ये खुल जाता है तो ये सभी के लिए खुला होता है, और यही हकीकत है। और मैं हमेशा यहाँ बैठकर आपसे कह सकता हूँ, आप जानते हैं यह अनुचित है। हमने ये सारा काम किया और फिर कोई और आता है और उन्हें मुफ्त कनेक्टिविटी मिलती है, और हम वहाँ 4 साल से इसे बना रहे हैं। लेकिन यह निष्पक्ष खेल है और हम यही देख रहे हैं। क्या रेगुलेटर्स रहे हैं? ये रेगुलेटर्स के लिए भी नया है। यहाँ हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये भी है कि हर कोई इस क्षेत्र की फिनटेक राजधानी बनना चाहता है। सब लोग। क्या यह सऊदी है? क्या यह UAE है? क्या यह बहरीन है? क्या यह सब उपरोक्त है? मुझे उम्मीद है कि सभी जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है, या ये मिस्र है, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, मोरक्को, हर कोई उस दिशा में जा रहा है। तो मुझे लगता है
मुझे लगता है कि प्रबंधित होना अच्छा है जब तक कि एक खुला संवाद और संचार चल रहा हो। ठीक है, आपने ओपन बैंकिंग शब्द का उल्लेख किया है, तो चलिए थोड़ा शिक्षित हो जाते हैं। आपने इसका उल्लेख किया है, मेरे इसके पीछे की मंशा ये शो शिक्षित कर सकता है। तो आपके शब्दों में दुनिया के इस हिस्से में ओपन बैंकिंग का वास्तव में क्या मतलब है, इसके बारे में बात करें। क्योंकि अगर मैं कहूं तो कई तरह की ओपन बैंकिंग हैं जो हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग है, ओपन बैंकिंग हमेशा से जुड़ा रहा है। यह नव प्रवर्तन को आगे बढ़ाने के मामले में एक महान गेम चेंजर है, क्योंकि ये दुनिया में आने के लिए फिनटेक को अनलॉक करने का एक तरीका है, क्योंकि इसमें डेटा और जानकारी तक पहुंच है, जो मूल रूप से मुझे लगता है नए उत्पाद के विकास के लिए प्रमुख घटक है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए भी। लेकिन फिर मैं चाहूंगा कि आप मुझे ओपन बैंकिंग वास्तव में क्या काम कर रहा है, इसके बारे में एक बहुत ही ईमानदार राय दें, और आपको कहाँ लगता है कि कामियां हैं, चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी आपने पिछले 4 या 5 साल पहले कल्पना की होगी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन बैंकिंग को एक तरफ रखते हैं, हम खुद से पूछते हैं, हम सब इस बात से सहमत हैं कि वित्तीय सेवाएं पिछड़ रही हैं। सहमत हूं। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें वास्तव में हल करने की आवश्यकता है। अब हर समस्या के साथ जिसे आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप खुद से पूछें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बहुत से मामलों में उत्तर डेटा तक पहुंच है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने आपको सुबह उठने और एक पुश नोटिफिकेशन प्राप्त करने के बारे में जो उदाहरण दिया था, वह कहता है, अरे आपके पास, या आप जानते हैं क्या, ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अधिक उपयुक्त है, या आप जानते हैं क्या, आपको चाहिए, यह आरण आपके लिए बेहतर है और यह सस्ता है। ऐसा न होने का कारण यह नहीं है कि मशीन लर्निंग मौजूद नहीं है या एआई मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेटा तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, और मूल रूप से ओपन बैंकिंग यही करता है। क्या यह आपको मूल नियंत्रण देता है कि आप किसे अपने डेटा तक पहुंचने के लिए सहमति देते हैं या सहमति रद्द करते हैं, और चुनाव आपका है। आज इस बात पर कोई तर्क नहीं है कि बैंक आज आपके बारे में सबसे मूल्यवान डेटा के संरक्षक हैं। अगर मैंने आज आपके सफारी या ब्राउजिंग इतिहास को देखा और मैंने आपके द्वारा ब्राउज की गई हर चीज़ को देखा, तो मैं इसे एक तरह के आकांक्षात्मक डेटा के रूप में लूँगा। जिस तरह के घर आप नहीं खरीद सकते, कारें जो आप नहीं खरीद सकते, यात्राएं जिन पर आप नहीं जा सकते, या आप जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, बनाम वास्तविकता। अगर मैंने आपके बैंकिंग इतिहास और आपके लेन देन को देखा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कॉफ़ी कहाँ पीते हैं, आप रात का खाना किस समय खाते हैं, और उस व्यक्तित्व के आधार पर मैं वास्तव में बहुत अच्छे उत्पाद बना सकता हूँ जो आपके अनुकूल हों और आवश्यकता अनुसार आपको दे सकें। अब आपके लिए सवाल यह है कि अगर मैंने आपको यह पेशकश की और मैंने कहा, अर्जुन, मैं आपको व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अपने डेटा तक पहुंच प्रदान करें। उपयोगकर्ताओं के लिए सवाल यह है कि क्या वे हाँ कहेंगे या नहीं, और जब तक उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है तब तक वे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ओपन बैंकिंग जो करता है वह यह है कि यह आपको यह चुनने का विकल्प देने के लिए संपूर्ण बुनियादी ढांचा बनाता है कि आप चाहते हैं या नहीं। वह डेटा पक्ष पर है। अब जाहिर है यह एक यात्रा है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको बुनियादी ढांचा बनाने की ज़रूरत है, आपको बैंकों से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जब अर्जुन ने सहमति दी तो मैं कैसे साबित करूं कि अर्जुन ही अर्जुन है। मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि साइबर सुरक्षा की दृष्टि से बुनियादी ढांचा स्थिर और विनियमित है, इत्यादि। तो इस सब में समय लगता है। और आपके दूसरे प्रश्न पर जाने के लिए, तो ओपन बैंकिंग यही है। यह अंततः उपयोगकर्ता को अनुमति या नियंत्रण देता है कि किसे सहमति देनी है या रद्द करनी है। दूसरी बात जो ओपन बैंकिंग के लिए मौलिक है, वह कुछ साल पहले हुई थी, जो कि GDPR के समकक्ष व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून है। आपका बैंकिंग डेटा जो बैंक X या Y के पास है, वह आपका है, ये बैंकों का नहीं है। बैंक उसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और आप जिस किसी को भी सहमति देते हैं, वे कानून द्वारा उस डेटा को आगे पीछे करने के लिए बाध्य हैं। अगर आप इन दोनों को आपस में मिला दें तो संभावनाएं अनंत हो जाती हैं, है ना? तो इन फिनटेक के लिए सवाल यह है कि आज वे सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, और ओपन बैंकिंग इनके लिए सिर्फ एक प्रवर्तक है। और यहीं हम साथ आते हैं। हम कंपनियों को सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करना चाहते हैं। हम उनके लिए समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, हम उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना चाहते हैं। और आपके दूसरे प्रश्न पर जाने के लिए कि हम उस यात्रा में कहाँ हैं, ये एक बहुत ही नवजात पारिस्थितिकी तंत्र है। हमने बुनियादी ढांचा बनाया है, नियम निर्धारित हैं, कनेक्टिविटी सेट है। अब हम उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं जो इन समस्याओं को हल करना चाहते हैं और बड़ी समस्याओं का समर्थन करने में सक्षम हैं।
हम जिन सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं वे क्या हैं? साथ ही मैं इसके बारे में बहुत उत्तेजित हूँ और इसके साथ सहयोग करना और सक्षम होना चाहता हूँ। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम वास्तव में दुनिया के इस हिस्से में जूझ रहे हैं। वित्तीय साक्षरता एक है ना? आप अभी भी बहुत सारे मध्य पूर्वी देशों में गाड़ी चलाते हैं और आपको 1 मिलियन के लिए रैफल ड्रॉ दिखाई देते हैं, ऑफर और क्रेडिट कार्ड। आइए व्यक्तिगत तौर पर देखें। वित्तीय साक्षरता होगी, इसकी आवश्यकता होगी। वैयक्तिकरण वित्तीय साक्षरता को ठीक करेगा। एक तो ये है। नंबर 2 वित्तीय समावेशन है। हमारे पास ये सभी महान एसएमई हैं। आइए उन्हें बोर्ड पर लाएं। बिल्कुल। ब्लू कॉलर वर्कर, माइक्रो फाइनेंस, है ना? लोगों को वित्त तक पहुंच प्रदान करें, साहूकारों आदि के माध्यम से नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे ऐप्स दें जो वे, तो ये मौलिक हैं। अर्थव्यवस्था स्तर की समस्याएं जिन्हें हम हल करना चाहते हैं। और वास्तव में मुझे लगता है कि ओपन बैंकिंग सिर्फ एक ऐसा प्रवर्तक है जो यह सब संभव बनाता है। और क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, यह निश्चित रूप से हो रहा है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन कुछ बातें हैं। आप जानते हैं, हम नियामकों द्वारा कुछ दरवाजे खोलने के बारे में कैसे बात कर रहे थे। जो दरवाजे खुले हैं उनमें हमने खिलाड़ियों को सीधे गोता लगाते देखा है। तो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में क्या ये हो रहा है? बिल्कुल ये हो रहा है ना? हम देख रहे हैं, हम बहुत सारे खिलाड़ियों को सशक्त बना रहे हैं, जहां उधार लेने की प्रक्रिया आपके बैंक स्टेटमेंट इत्यादि की तस्वीरें लेने की हुआ करती थी, और अब ये 3 क्लिक में 16 दिनों से घटकर 4 मिनट या जो कुछ भी है हो गया है। और अचानक वह व्यक्ति है जिसे वित्त तक पहुंच नहीं मिली, आज पहुंच प्राप्त कर रहा है। ये मुझे गर्वित करता है। क्या ये उतना हो रहा है जितना मैं एसएमई क्षेत्र में चाहता हूं? नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा है, बैंकों की भी इस दिशा में आगे बढ़ने की एक न्यासीय जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि यह एक और प्रबंधित सेवा बन जाएगी जिसे यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और अधिकांश मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की सरकारें कह रही हैं एसएमई अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा है। एसएमई वित्त बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्या इसे उतनी ही तेजी से अपनाया जा रहा है जितना इसे अपनाया जाना चाहिए? जवाब है नहीं, हाँ। और इसलिए आप जानते हैं, मुझे लगता है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इसमें एक बूढ़ा कुत्ता हूँ जो कभी कभी थोड़ा थका हुआ होता है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैंने स्पष्ट रूप से यूके, यूरोप और यूएस में ओपन बैंकिंग की पूरी अवधारणा को पढ़ना या उससे परिचित होना शुरू कर दिया। अमेरिका बहुत अलग था क्योंकि ये बाजार की ताकतें थीं। इनमें से बहुत से बैंकिंग संस्थान और फिनटेक या टेकफिन या एक मंच के बीच द्विपक्षीय समझौते थे जहां वे यह कहने पर सहमत हुए, ग्राहक की सहमति है, आइए डेटा साझा करें। एक तरह से मुझे वास्तव में लगा कि अमेरिका एम्बेडेड फाइनेंस की इस यात्रा में और कई समस्याओं को हल करने में तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि उन्होंने नियामक संचालित एजेंडा नहीं चलाया, है ना? इसलिए लोगों को अपने एपीआई का खुलासा नहीं करना पड़ा और बैंकों को ऐसा नहीं लगा कि उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। यहाँ दुनिया के इस हिस्से में ओपन बैंकिंग के बारे में मेरी चिंताएं हैं। इसलिए जैसा कि आपने बहुत सही कहा, ओपन बैंकिंग एक व्यक्ति के रूप में मुझे सशक्त बनाने और मुझे यह बताने के बारे में है कि डेटा, वित्तीय डेटा जो मेरे ब्राउजिंग इतिहास से बहुत बेहतर मेरे बारे में सब कुछ बताता है, मेरा है। और वित्तीय संस्थान केवल संरक्षक हैं। सच कहूं तो हम में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते हैं, हाँ, है ना? और इसका कारण ये है कि हम में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते हैं कि जिस संस्था से हम ये सुनना चाहते हैं वो हमारे बैंक हैं, है ना? और हमारे बैंक हमसे इस तरह से संवाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अल्पावधि में अपने लिए लाभ नहीं दिख रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि ओपन बैंकिंग इन बैंकों के लिए बेहद फायदेमंद होगा अगर वे इसे चुनते। यहाँ दूसरी बात, डेटा गोपनीयता का डर और नुकसान का डर, डेटा लीक होने के कारण वित्तीय नुकसान है और वह डर हमारे दिमाग में समा गया है, कभी कभी जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। और फिर मैं नाम नहीं लेने जा रहा हूं किसके द्वारा, है ना? तो अगर मैं सुनने के लिए तैयार भी होता तो भी मैं नहीं सुन रहा होता क्योंकि मैं पहले डर सुन रहा हूं। डर मुझे बंद कर रहा है। तो ये मेरी दूसरी समस्या है। तो ये सुनने के मामले में है, जागरूकता के मामले में है, क्योंकि अगर मुझे पता होता और वहां होता, मान लीजिए कि वहां मेरे जैसे 1 लाख लोग हैं, तो मैं अपने बैंकिंग संस्थान से उस बदलाव को आगे बढ़ा सकता हूं क्योंकि मैं उस बदलाव की मांग कर सकता हूं। मैं आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण दूंगा। मुझे कार लोन की अपनी आखिरी किस्त चुकानी थी। क्या आप जानते हैं कि मुझे एक शाखा में जाना पड़ा था? हाँ, 6 स्टार्ट पोस्ट डेटेड चेक में भुगतान करना तो दूर की बात है। हाँ, तो मैं एक तरह से, और मैं चौंक गया। मैं ऐसा हूं दोस्तों, मैंने पहले ही जो कुछ भी भुगतान किया है, मुझे नहीं पता ये कितना समय था, 3 साल या जो कुछ भी मैंने कहा, आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप मेरे बैंक हैं। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से आने के लिए क्यों कह रहे हैं? और वे कह रहे हैं नहीं, आपको आना होगा, अन्यथा आप अपना हायर परचेज दस्तावेज जारी नहीं कर सकते। लेकिन यह विचित्र है ना? वे बोलते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते,
हम इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर नहीं लेते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से आना होगा। अब मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैं उस सप्ताह सऊदी में बैठा था। मेरा बैंक यहाँ है, मुझे पूरे 1 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ा। मुझे अपनी नई कार की खरीद में देरी करनी पड़ी क्योंकि आप जानते हैं मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरे वापस आने से पहले यह क्लियर हो जाए। तो वो एक वास्तविकता है। मेरे विचार से यहाँ दूसरी वास्तविकता यह है कि बैंक कहाँ से आ रहे हैं। भले ही इनमें से कई फिनटेक आपके जैसे बुनियादी ढांचा प्रदाताओं द्वारा सक्षम सभी नवाचारों के साथ आते हैं जो वह कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं, KYC दे रहे हैं। मुद्दा बैलेंस शीट के इर्द गिर्द हो जाता है, मुद्दा जोखिम लेने का हो जाता है। और मेरी विनम्र राय बहुत सरल है। ओपन बैंकिंग से पहले भी SMI को मदद की ज़रूरत थी। मशीन लर्निंग और कुछ हद तक AI और कुछ बहुत ही बुद्धिमान क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम थे जो 15 साल पहले भी मौजूद थे। और आप जानते हैं मैं यूरोप के कुछ बेहतरीन फिनटेक या अर्ध डिजिटल बैंकों को जानता हूं जो इस समस्या को हल कर रहे थे। उस समय बैंक शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। हाँ, वे अब शिफ्ट होने को क्यों तैयार हैं? ठीक है, तो मैं आखिरी प्रश्न से शुरू करता हूं और फिर वापस आता हूं। तो जो चीज़ प्रबंधित बैंकों की बैलेंस शीट को संचालित करती है वह कई मामलों में निर्देशात्मक भी होती है। जब एक नियामक कहता है SMI पर ध्यान दें, तो बैंकों को SMI पर ध्यान देना पड़ता है। उचित है। जब एक नियामक कहता है रियल एस्टेट पर ध्यान दें, अधिकांश ध्यान, इसलिए हमें इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यह पहला नंबर है। और SMI आज हर अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा है जिन पर बैंकों को ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है। और हम इसे कुछ SMI विनियमित बैंकों के जन्म के साथ देखते हैं। हम इसे बहुत सारे उत्पादों के साथ देखते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन हम बाद में इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है ओपन बैंकिंग के संबंध में जागरूकता के मुद्दे पर यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकों वाली टोपी पहनना पिछले 5 वर्षों में, या कहें कि डेटा के संरक्षक बनने के बाद से 4 वर्षों में, नियम लागू नहीं थे, सुरक्षा ढांचे लागू नहीं थे, और जिन बुनियादी ढांचे प्रदाताओं को प्लग इन किया गया था उन्हें प्लग इन नहीं किया गया है। एक ऐसा तरीका जो विनियमन के अनुरूप है, जिसका अर्थ है कि बैंक तकनीकी रूप से किसी तीसरे पक्ष के साथ उस तरह से डेटा साझा नहीं कर रहा था जैसा उन्हें करना चाहिए। तो ऐसा कहने के बाद आज मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। बाज़ारों में मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज लगभग 3 या 4 बाज़ार हैं जिन्होंने ओपन बैंकिंग को अपनाया है, और हमने इसे UK और सिंगापुर में होते देखा है। यह है बैंक और नियामक पर अपने ग्राहकों को यह बताने की जिम्मेदारी है कि आप वास्तव में अपना डेटा साझा कर सकते हैं, और यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे करते हैं, और यहाँ सहमति प्रबंधन उपकरण है जो भीतर बैठता है। लेकिन यहाँ के बैंकों के प्रति निष्पक्षता की बात करें तो ये अभी हो रहा है। तो हमने अभी कुछ हफ्ते पहले सऊदी में ओपन बैंकिंग को लाइव होते देखा है। हमने अभी देखा, और बैंकों को अब जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए विनियमन द्वारा अनिवार्य किया गया है, और आप उसे देखना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अलावा समस्या समाधान पक्ष पर मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फिनटेक लोगों को बताएं कि वास्तव में क्या संभव है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। और 1 सेकंड के लिए बैंकों के बारे में भूल जाइए, क्योंकि बैंकों को दोष देना आसान है। लेकिन फिर जब आप आज फिनटेक को देखते हैं, जब BNPL आया तो हमें नहीं पता था कि हम सिंगल क्लिक चेकआउट कर सकते हैं और भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो ग्राहक उत्सुक हो जाते हैं और जानना चाहते हैं कि कानून क्या है, मैं किसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। ओपन बैंकिंग बिल्कुल वही चीज़ है। एक सिद्धांत के रूप में खुली बैंकिंग को भूल जाइए। किसी को यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि ओपन बैंकिंग का क्या मतलब है ना? और किसी को नहीं जानना चाहिए कि ओपन बैंकिंग का क्या मतलब है। लोगों को जो अनुभव करना चाहिए वह यह है, अरे वैसे नए उत्पाद और सेवाएं सामने आ रही हैं जिनकी आप सदस्यता ले सकते हैं। और आप जानते हैं, पूरी यात्रा के दौरान आप अपने बैंक से अपना डेटा साझा करने के लिए कह रहे हैं, और यही मुझे लगता है कि यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने 5 साल पहले मुझे 5 मिलियन दिए होते और मुझसे कहा होता आपको पता है PFM उपकरण बनाएं या SMI ARN उपकरण बनाएं, मैं आपको बताऊंगा इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि API मौजूद नहीं है, सहमति प्रबंधन मौजूद नहीं है। क्लाउड नीति के बारे में क्या, मैं इसे कहाँ प्लग इन करूं? इन सभी सवालों के जवाब आज मिल गए हैं। तो यदि आप मुझे आज फिर से 5 मिलियन देते हैं और मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या आप SMI वित्त या वित्तीय समावेशन या वित्त में जाएंगे। आप गलत नहीं हो सकते। अवसर बहुत बड़ा है, और जब तक उपयोगकर्ता इसका अनुभव नहीं करते तब तक समय लगेगा। तो ये दिलचस्प है। अब ये मुझे अगले प्रश्न पे बहुत अच्छी तरह से लाता है। तो बुनियादी ढांचे के खिलाड़ी की खूबी यह है कि आपके पास आराम से बैठकर विकास को देखने की सुविधा है ना? क्योंकि एक तरह से आप उस विकास को सक्षम कर रहे हैं और उस विकास का जवाब दे रहे हैं।
तो आप दोनों तरह के खेल खेलते हैं। आपके शब्दों में, यदि आप 4 या 5 बाजारों को लेते हैं जो हमारे क्षेत्र या 6 बाजारों का गठन करते हैं, तो यह सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आप किन अलग अलग बारीकियों को देख रहे हैं, एक स्थापित दृष्टिकोण और नव प्रवर्तनकर्ताओं फिनटेक दृष्टिकोण दोनों से। तो यदि आप बस एक चित्र बना सकें और बता सकें कि क्या अंतर और क्या समानताएं हैं जो आप बोर्ड पर देखते हैं। तो जिन बाजारों में हम काम करते हैं, और फिर ये एक कठिन सवाल है क्योंकि आप इसे खुदरा और कॉरपोरेट दोनों क्षेत्रों से देख सकते हैं। समस्याएं सार्वभौमिक हैं। सहमत हूं। ठीक है। तो और रणनीतियां भी सार्वभौमिक हैं। आज आपको यह पता लगाने के लिए किसी जादुई गोले की ज़रूरत नहीं है कि जीसीसी या मैना क्षेत्र में अवसर कहाँ है। सहमत हूं। कुछ मामलों में यह साक्षरता से ज़्यादा वित्तीय समावेशन है, और कुछ मामलों में एक बड़ी छिपी हुई संपन्न आबादी है जिसे सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। या आप जानते हैं क्या, वहाँ एक ऐसी आबादी है जिसका बैंक खाता नहीं है। तो वास्तव में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए आपको किसी जादुई गोले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बाज़ार ऐसे हैं जो नवाचार के लिए तैयार हैं, और कुछ बाज़ार ऐसे हैं जो विस्तार के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि सऊदी अरब विस्तार के लिए एक अद्भुत बाज़ार है ना? लेकिन मुझे लगता है कि बहरीन जैसे बाज़ार में नवाचार करना आसान है ना? आपके पास एक छोटा नमूना है जिसमें व्यापार करना आसान है, लेकिन समस्याएं सार्वभौमिक हैं। बहरीन में वित्तीय समावेशन की आवश्यकताएं हैं, बहरीन में एसएमई आवश्यकताएं हैं, वहाँ सूक्ष्म वित्त आवश्यकताएं हैं, और यही बात सभी बाज़ारों पर लागू होती है। हाँ, मुझे लगता है कि आप पैमाने का सवाल लाते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा दिलचस्प सवाल है। तो क्षेत्रीय रूप से मुझे लगता है कि ये क्षेत्र वास्तव में बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करता है। जब आप अलग अलग देशों को देखना शुरू करते हैं, तो क्या भविष्य में पैमाने का सवाल वास्तव में प्रासंगिक है, और क्या ये नवाचार को प्रभावित करना शुरू कर देगा? 2 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लंबवत रूप से बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं। पैमाने का सवाल इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सऊदी जैसे बाजार में लंबवत रूप से बढ़ सकते हैं तो यह काफ़ी बड़ा है। हाँ, लेकिन सभी बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं कर सकते, सभी टीमें ऐसा नहीं कर सकती। तो आमतौर पर आप एकल उत्पाद बनाते हैं जिसे आप क्षैतिज रूप से विकसित करने का प्रयास करते हैं, जो आपके उत्पाद को विकसित करने की तुलना में बहुत आसान है। एक लंबवत एकीकरण, और ऐसा करने के लिए दुख की बात है कि बाजार बहुत जटिल है। आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए, जब आप उपलब्ध क्लाउड को देखते हैं, जब आप कई न्यायालयों में तैनाती को देखते हैं, तो यह जटिल है। और जब आप बाजार को समग्र रूप से एक समुच्चय के रूप में लेते हैं तो यह बहुत आकर्षक होता है। और हाँ, आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है, और हम सभी वह पिच जानते हैं जो हम निवेशकों को देते हैं, है ना? लेकिन इसका निष्पादन है। आपको वास्तव में अपने बिजनेस मॉडल की रणनीति बनानी होगी। तो मांग को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि आप जहां पहुंच रहे हैं, मेरी विनम्र राय में ये कहना है कि क्या बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के संदर्भ में, विनियामक अनुपालन के संदर्भ में, और इसी तरह अधिक सामंजस्य था। आगे जीसीसी या एमआईएनए का सामूहिक वास्तव में एक देश जैसा दिखेगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर फिनटेक को जाना पड़ा है। आपको सचमुच हर देश में शुरू से ही पूरी यात्रा से गुजरना पड़ता है ना? बिल्कुल। और आप जानते हैं, आप सीमित पूंजी वाला एक युवा संगठन है, और आप जानते हैं कि सफलता पाने के लिए समय सीमा भी कम है, और इसलिए आपको कठिन चुनाव करना पड़ रहा है, जो मेरी विनम्र राय में कभी कभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। क्या आप ऐसा भविष्य देखते हैं जहां यह सामंजस्य घटित होगा? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमने किसी अन्य क्षेत्र में भी वह सामंजस्य हासिल नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि वित्तीय सेवाएं अलग तरह से चलने वाली हैं? तो मैं ये सोचना चाहूँगा कि हम उस सामंजस्य का उत्तर हैं। सही। और हम बनने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। उन लोगों के लिए एक आसान यात्रा बनाना जो एक बुनियादी ढांचा प्रदाता के रूप में हमारे बाद आने वाले हैं। जरूर। तो यह इसका एक तत्व है कि हम तराबुत के रूप में कई न्यायालयों में एकल उत्पाद को कैसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक ऐसा उत्पाद जिसे हमने नहीं बनाया है ना? तो और एक ऐसा उत्पाद जो एक समस्या का समाधान करता है, ये इसका एक हिस्सा है। क्या मुझे लगता है कि ये बहुत निराशाजनक है, क्योंकि बहरीन से सऊदी अरब में बैंक ट्रांसफ़र करने में मुझे लगभग 15 से 20 डॉलर का खर्च आता है, और वहाँ पहुँचने में शायद 1 या 2 रातें लग जाएंगी। अगर मैंने इसे कैब में रखा होता और नकदी के बैग में भेजा होता तो ये शायद जल्दी पहुँच जाता और शायद सस्ता भी होता। लेकिन कहाँ जा रहा है वह? मुझे लगता है कि नियामकों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा दूर की कौड़ी है। मैं जो देखना चाहूँगा वह एक एकल स्वर्ण मानक है। ठीक है। और एक एकल स्वर्ण मानक जिस पर सभी सहमत हों। उसी तरह जब X, Y और Z की बात आती है तो ISO 27000 एक सहमत सिद्धांत है। ठीक है, चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
साइबर सुरक्षा के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, क्लाउड नीतियों के लिए, अंतर संचालनीयता के लिए जीसीसी स्वर्ण मानक क्या है? आइए इस पर सहमत हों। अगर हम उसके सिद्धांतों पर सहमत हो सकते हैं तो अंतर संचालनीयता महत्वपूर्ण हो जाती है ना? और आप पासपोर्टिंग शुरू कर सकते हैं और प्रतिकृति आसान हो जाती है 100%, और आप इसे लगातार विकसित कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा होना ज़रूरी नहीं है जो हमेशा मौजूद रहे। आज का सबसे परिपक्व बाज़ार, और मैं इसे रिकॉर्ड पर कहूँगा, और स्वर्ण मानक के मामले में सबसे परिपक्व बाज़ार सऊदी अरब है, और यह सबसे बड़ा बाज़ार भी है। तो अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मुझे लगता है कि ऐसा होने का एक ही तरीका है कि सऊदी अरब नेतृत्व करे और कहे, आपको पता है क्या, हम सामा या सऊदी नियामकों के रूप में लाइसेंसिंग के लिए जीसीसी स्वर्ण मानक बनने जा रहे हैं। यदि आप सामा स्वर्ण मानक अपनाते हैं तो अन्य सभी नियामक आपको स्वीकार करेंगे। अब इसका मतलब अभी भी है कि आपको यूएई में निर्माण और तैनाती करने की आवश्यकता है, लेकिन यह एक आईएसओ प्रमाणन या सामा प्रमाणन बन जाता है, जो एक सार्वजनिक सेवा बन जाती है जिसकी सदस्यता लोग ले सकते हैं। और मैं आपसे सहमत हूं, और मुझे लगता है कि इस स्तर का सामंजस्य बहुत सारे नवाचार को बढ़ावा देगा। ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी आकर्षक हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बाजार में आना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उतरना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, मैं इसकी पूरी तरह से सराहना करता हूं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि कोई नेतृत्व की भूमिका निभाएगा, और मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि मुझे लगता है नेतृत्व का भार राज्य के पास है। 100%। ठीक है, और उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस शो से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। उम्मीद करते हैं कि वे इसे सुनेंगे। चलिए कुछ दिलचस्प चीज की ओर बढ़ते हैं। मैं आपके विचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आप जानते हैं मैं एक प्रबंधन सलाहकार हूं। मैं लोगों को नवाचार, व्यवधान, परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देने के बारे में सलाह देकर अपना जीवन यापन करता हूं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे व्यवधान पसंद है, क्योंकि इसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। ओपन बैंकिंग बैंकों, बीमा कंपनियों, धन प्रबंधन खिलाड़ियों के लिए अपने मॉडल विकसित करने के लिए बहुत दिलचस्प अवसर पैदा करता है ना? एक मॉडल जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है वो एक सेवा के रूप में बैंकिंग है। मैं ये भी सोचता हूं कि एक बैंकिंग एज अ सर्विस का एम्बेडेड फाइनेंस की इस अवधारणा के साथ सहजीवी संबंध है, जो वित्तीय सेवाओं और गैर वित्तीय सेवा प्रक्रियाओं को एम्बेड करने में सक्षम होने के बारे में है। और वास्तव में एम्बेडेड फाइनेंस आपके द्वारा पहले उठाए गए कई सवालों का समाधान करता है, चाहे वह वित्तीय समावेशन हो, वित्तीय साक्षरता हो, मांग को अनलॉक करना हो, क्रेडिट बचत तक पहुंच को आसान बनाना हो, इत्यादि। आप बैंकिंग एज अ सर्विस को कैसे विकसित होते हुए देख रहे हैं, और आप जैसे ओपन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ी क्या भूमिका निभाते हैं? ओपन बैंकिंग को भूल जाइए, आपके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलर बैंकिंग एज अ सर्विस को वास्तव में साकार करने में क्या भूमिका निभाते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा अवसर है जो सामने आने वाला है। सबसे पहले एक थीसिस है कि आइए एक बात पर सहमत हूँ। भविष्य का बैंक मेरी राय में एक फेसलेस बैंक होने जा रहा है। एक ऐसा बैंक जो अपने उत्पादों और सेवाओं को कई वितरण चैनलों के माध्यम से वितरित कर सकता है, जिनमें से एक उनका अपना ऐप, उनकी अपनी शाखा, उनका अपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके कई वितरण चैनल हैं जिनसे आप उस तक पहुंच सकते हैं, है ना? और हमने वास्तव में तरबुट में अपने बिजनेस मॉडल का मूल बनाया। हम जो कुछ भी करते हैं वह बिजनेस यूनिट नंबर 1 पर होता है, जिसे हम तरबुट बास कहते हैं। वह है बैंकों को उनकी सेवाओं को बाहरी बनाने में मदद करना। और ओपन बैंकिंग प्रदाताओं की भूमिका, एनेबलर्स को भूल जाइए क्योंकि हम उसे सक्षम करते हैं, लेकिन ओपन बैंकिंग प्रदाताओं की भूमिका बैंकों के लिए उस रोड मैप का मार्गदर्शन करना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई BNPL खिलाड़ी आज तरबुट में आता है और कहता है, अर्जुन को BNPL उत्पाद देने के लिए हमें आपके क्रेडिट स्कोरिंग API की आवश्यकता है, मैं उनसे यह कहना पसंद करूंगा, अरे दोस्तों, क्या आप एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में भी रुचि रखते हैं? और आपको पता है हमारे पास दूसरी तरफ बैंक है। क्या आप चाहते हैं कि हम इसे आपको वितरित करें? अगर वे हाँ कहते हैं तो मैं बैंक जाऊंगा और कहूंगा, अरे वैसे हमारे पास एक भागीदार है जिसके 4 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, हमें एक क्रेडिट कार्ड दें, हमें एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड API दें, और मैं आपको एक नया वैकल्पिक वितरण चैनल दूंगा। बैंकिंग एज अ सर्विस रणनीतियों के साथ चुनौती, जैसा कि मैं उन्हें आज देखता हूं, और मैं इसे रोजाना करता हूं। जिस तरह से आप रणनीति बनाते हैं और बैंकों से बात करते हैं, हम ठीक वैसा ही करते हैं। और ऐसा लगता है कि ये एक कुकी कटर दृष्टिकोण है। हर कोई बांस करना चाहता है, हर कोई करना चाहता है,
लेकिन आइए सिर्फ समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर इसे उलट देते हैं, क्योंकि एपीआई और वह सब बनाना आसान हिस्सा है। सहमत हूँ। आइए उपयोग के मामले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आइए संबोधित करने योग्य बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर इसे उलट देते हैं। तो आज आइए सबसे सरल चीज़ों को लें। जब हम बैंकिंग एज अ सर्विस के बारे में बात करते हैं, एसएमई उधार, यदि आप वित्तीय समावेशन और उसमें शामिल हर चीज़ को लेते हैं, तो क्या आप आज किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और वहां अर्न प्राप्त कर सकते हैं? जवाब ना है। इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह वहां क्यों नहीं है? और यही वह सवाल है जिसका जवाब ओपन बैंकिंग प्रदाताओं को देना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा था उस पर वापस जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं पहले बोल रहा था। जब आप खुद से पूछते हैं कि ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, तो कई मामलों में जवाब ये है कि ओपन बैंकिंग अस्तित्व में नहीं थी, क्योंकि बास और ओपन बैंकिंग साथ साथ चलते हैं। किसी बैंक को किसी गैर बैंक ग्राहक को क्लासिक उत्पाद प्रदान करने में सक्षम होने के लिए उस व्यक्ति को अर्न देना है या नहीं, यह तय करने के लिए उसे कहीं से डेटा की आवश्यकता होती है। उस डेटा को एक लाइसेंस प्राप्त ओपन बैंकिंग प्रदाता से आने की आवश्यकता है, और इसलिए मुझे वास्तव में ऐसा लगता है बैंकिंग एज अ सर्विस, एम्बेडेड फाइनेंस और ओपन बैंकिंग आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यह एक क्रम है। आप ओपन बैंकिंग से शुरुआत करते हैं। ओपन बैंकिंग कुल संबोधित बाजार के इस नए अवसर को अनलॉक करता है, जो कि गैर बैंक ग्राहक हैं, और अब आप उनके डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और उनके लिए व्यक्तिगत उत्पाद बना सकते हैं। ओपन बैंकिंग के बिना आप वास्तव में अपनी सेवाओं को बाहरी बना रहे हैं। उम्मीद है कि कोई आएगा और प्लग इन करेगा। लेकिन यहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 या 2 साल के भीतर मैं यह सोचना चाहूँगा कि यह 1 या 2 साल है, इससे पहले कि हम उधारदाताओं या बैलेंस शीट के मालिकों और उन लोगों के बीच बहुत अधिक सहयोग देखना शुरू करें जिनके पास उन ग्राहकों तक पहुंच है जो ओपन बैंकिंग प्रदाताओं के माध्यम से संचालित होते हैं। यहीं पर मुझे लगता है कि अगला विकास होने जा रहा है। दिलचस्प, और मैं आपसे सहमत हूं। मुझे लगता है कि बैंकिंग एक सेवा है अगर ये वास्तव में अपनी क्षमता के अनुरूप है। हमारे क्षेत्र में आप जानते हैं भारी मात्रा में मनोरंजन और खेल को उजागर करने की क्षमता रखती है। यहाँ एक प्रश्न है जो पूछा जाता है। मैं वास्तव में पिछले हफ्ते जापान में था, जापानी फिनटेक फेस्टिवल और पैनल चर्चाओं में से एक में भाग लिया था, जहां बैंकिंग एज अ सर्विस के बारे में सवाल आया। इसमें कई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसीलिए यदि आप बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हैं और हम विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और क्षमताओं के बारे में बात करते हैं, तो क्या आप इस क्षेत्र में बास को मूल रूप से बैंकों द्वारा स्वयं निर्मित होते हुए देखते हैं, या आप देखते हैं कि विशिष्ट बास खिलाड़ी आ रहे हैं, इन बैंकों के साथ एकीकरण कर रहे हैं, जाहिर है कि इसे किनारों पर अनुकूलित कर रहे हैं, और फिर इन मौजूदा बैंकों, मौजूदा बीमा कंपनियों, धन प्रबंधन खिलाड़ियों, जो भी वे हैं, को वास्तव में इस अवसर का प्रयोग करने या अवसर का लाभ उठाने के लिए सशक्त बना रहे हैं। मैं जो सोचता हूं वह होगा बनाम जो मैं होना चाहता हूं शायद थोड़ा विवादित है। बोलिए। बैंकों की आदत होती है कि वो सब कुछ खुद बनाना चाहते हैं, हाँ, जो हमेशा समझदारी की बात नहीं होती। और मैं समझता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़ी बैलेंस शीट है और उनके पास एक डिजिटल बजट है, और कुछ मामलों में, बहुत सारे मामलों में, उनके पास एक सक्षम टीम भी होती है। लेकिन प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश हमेशा प्रौद्योगिकी कंपनी को नौकरशाही से अलग कर रहा है, और बैंक की निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा बेहतर चीज़ होती है। दुनिया के इस हिस्से में मुझे लगता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की ज़रूरत उसे चलाना है। जो बैंक जीतेंगे वे बैंक हैं जो इसे स्वयं नहीं बनाने का निर्णय लेते हैं। हालांकि दुनिया के इस हिस्से में हमारे पास उपलब्ध बुनियादी ढांचे में परिपक्वता के स्तर के साथ एक बैंक के लिए बैलेंस शीट के बाहर बैंकिंग को सेवा उत्पादों के रूप में बनाना मुश्किल है। उससे मेरा क्या तात्पर्य है? यूरोप और पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आप EKYC और न जाने क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो KYB या KYC लागू करती हैं। क्या यह वास्तव में बहरीन और सऊदी अरब और UAE जैसी जगहों पर काम करेगा? मुझे नहीं लगता, है ना? इसलिए क्योंकि API सरकार की ओर से मौजूद हैं, इसलिए संभवतः उन्हें सब्सिडी भी दी जाती है। मैं बस अर्जुन का पहचान नंबर खींच सकता हूं और उससे सत्यापन प्राप्त कर सकता हूं। तो फिर ये एक और वार्तालाप है। जहां तक उनकी सेवाओं का बाह्यीकरण 100%, मुझे लगता है कि यह बिना सोचे समझे की गई बात है। लेकिन सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए केवल अमीरात एयरलाइंस या सऊदी एयरलाइंस का ही इंतजार क्यों करें? अल्फुतैम ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? एलसिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? टैबी एंड टमारा और बाकी सभी लोग जो शानदार काम कर रहे हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?
हमें बहुत सारे सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिख रहे हैं? और यह आज के उपयोग के मामलों में सबसे सरल है। और इसका जवाब उन बैंकों के पास जाता है जो शायद इसे स्वयं बनाना चाहते हैं। क्या सेवा कंपनियों के रूप में उनके महान कार्ड वहाँ मौजूद हैं? हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये आप बैंकों को अलग अलग प्रक्षेप वक्र में जाते हुए देखना शुरू कर देंगे। लेकिन बड़े बैंक, अगर मैं उनके स्थान पर होता तो मैं बस एक बास प्रदाता को लाता और कहता, सुनो, मैंने अपने API को बाहरी बना दिया है, आप हमारे लिए सभी वितरण चलाते हैं। और आप जानते हैं, मनोरंजन और अमीरात और सऊदी एयरलाइंस जैसी रणनीतिक साझेदारियां और जो कुछ भी होगा, हम उनसे सीधे निपटेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प है। तो मेरा विचार है कि, और मुझे लगता है कि ये आप जो कह रहे हैं उससे अलग नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े बैंक क्या करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि निर्माण और स्वामित्व के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। और मुझे लगता है कि वास्तव में क्या हो सकता है, या कम से कम आप जानते हैं, मुझे महसूस होता है कि यही होगा। बड़े बैंक फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों से प्रबंधित सेवाओं के प्रस्ताव लेंगे जहां वे कहेंगे, इसे हमारे लिए बनाएं, आप इसे हमारे लिए चलाएं, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए यह हमारा होगा। यह हमारा ब्रांड है। यह हमारा ब्रांड है। और यहीं पर मेरा विरोध है। ऐसा इसलिए है, एक बैंक के रूप में विश्वास है भविष्य का बैंक एक फेसलेस बैंक होगा। क्या ब्रांड वास्तव में आपके लिए मायने रखता है कि ग्राहक जानता है कि वे इसे कहाँ से खरीद रहे हैं? यहीं पर हाँ और नहीं। मुझे लगता है कि यदि आप एक एम्बेडेड फाइनेंस प्लेयर जैसे अल फुताइम या अमीरात एयरलाइंस और सऊदी के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि वे इस तथ्य से अधिक सहज महसूस करते हैं कि तकनीक जो वास्तव में इस रिश्ते को रेखांकित करने जा रही है, बैंक का उस पर एक निश्चित नियंत्रण है। उचित है ना? मुझे नहीं लगता कि अंतिम उपभोक्ता किसी भी मामले में अमीरात द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, मेरी राय में प्रासंगिक है, और बैंक आज ऐसा क्यों तय कर पा रहे हैं। ये पसंद और प्रतिस्पर्धा के तत्व के कारण है। उदाहरण के लिए, यदि आप एमिरेट्स एयरलाइंस थे और आज संयुक्त अरब अमीरात में आपके 10 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और आप क्रेडिट कार्ड चाहते थे, आज आप शायद उन खिलाड़ियों की संख्या तक सीमित हैं जो उस उपयोग के मामले का मनोरंजन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हर कोई आपके पास आए और ग्राहक तक आपकी पहुंच हो, तो क्या आप बैंक का ब्रांड अपने पास रखेंगे? किसी और दिन के लिए वार्तालाप। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। तो मैं वास्तव में अल फुताइम के लिए सह ब्रांड चलाता था, और मैंने इसे छोड़ने से पहले पिछले साल फर्स्ट अबू धाबी बैंक के साथ किया था। दरअसल हमने फर्स्ट अबू धाबी बैंक को कार्ड के पीछे ले जाया था। ये लीजिए। ठीक है। और वास्तव में आपके साथ ईमानदार होने के लिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी कार्ड है, मुझे इसे देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि फर्स्ट अबू धाबी बैंक मौजूद न हो, और फर्स्ट अबू धाबी बैंक को अब इसकी परवाह न हो। उन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए, मेरा संदेश है। नहीं, मैं बुनियादी ढांचे के स्वामित्व के बारे में अधिक चिंतित हूँ। अरे हाँ। तो मैं वास्तव में आपसे सहमत हूँ। मैं उत्पाद के नज़रिए से सोचता हूँ, किसे परवाह है? अगर मैं अमीरात पर इतना भरोसा कर रहा हूँ कि उनके साथ अपना क्रेडिट कार्ड खोल सकूँ, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक एंड पर कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रबंधित सेवाओं बनाम निर्माण के बारे में आपकी बात पर जाने के लिए, बैंक हमेशा, चाहे कितने भी डिजिटल, समझदार और तेज हों, बैंक हमेशा अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के आधार पर रहेंगे। बैंक और आंतरिक प्रक्रियाएं धीमी हैं। बिल्कुल सही है ना? तो प्रबंधित सेवाओं बनाम निर्माण और स्वामित्व, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। एक तीसरा पक्ष प्राप्त करें, उन्हें इसे बनाने दें और बस इसे एकीकृत करें। हाँ, और उन्हें इसे चलाने दीजिए। उन्हें इसे चलाने दें। और यदि आप जो करते हैं उसमें महान थे, तो उन्हें इसे चलाने और इसे सफल बनाने के लिए प्रोत्साहन दें। इसे चलाने के विपरीत, इसे वॉल्यूम के आधार पर करें, इसे राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर करें और उन्हें बाहर जाने दें और आपके लिए बाजार जीतने दें। वैसे यह मानसिकता में बदलाव है, क्योंकि आज बैंक के नज़रिए से क्या मैं उन्हें अपनी पाई का एक टुकड़ा दे दूं, या क्या मैं उन्हें बस सांस दे दूं और मैं बाहर जाकर बाजार का मालिक बन जाऊं? तो मुझे लगता है कि एक बार मानसिकता में बदलाव आ जाए, और आप जानते हैं, इसे वॉल्यूम के मुझे लगता है कि आप अभूतपूर्व भागीदारों को देखना शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है कि हम ऐसा होने के कगार पर हैं। कम से कम राज्य में मुझे कुछ ऐसे अवसरों के बारे में पता है जिन पर वर्तमान में चर्चा हो रही है, बहुत बड़े पारंपरिक मौजूदा बैंकों के साथ, और वे इसी अर्थ में बात कर रहे हैं। और यहाँ मेरी परिकल्पना है, ये परिकल्पना है जो आपको मुझे मुश्किल में डालने वाली है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। तो कुल मिलाकर डिजिटल परिवर्तन की अवधारणा ने वास्तव में बैंकों के लिए समय अवधि में ROI प्रदान नहीं किया है, और इसका एक पूरा कारण है।
आप जानते हैं, चाहे वह संस्कृति हो, चाहे उनकी विरासत प्रणालियां हो, चाहे वह एक्स, वाई और जेड हो। तो जो मैं बैंकों के साथ तेजी से देखना शुरू कर रहा हूं वह यह है कि वे कह रहे हैं ठीक है, मैं वास्तव में इस डिजिटल वक्र पर खुद को कैसे तेज करूं, मैं कर सकता हूं। आप जानते हैं, इस पूरे परिवर्तन में मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, ये वितरित नहीं हुआ है। आइए मैं फिनटेक के साथ साझेदारी शुरू करूं, चाहे वह बुनियादी ढांचा हो या कुछ और। तो अगर मैं BNPL लॉन्च करना चाहता हूं तो मैं क्यों ना जाकर किसी एक खिलाड़ी से व्हाइट लेबल का प्रस्ताव ले लूं और फिर कुछ बनाने के बजाय अपना BNPL लॉन्च कर दूं। दूसरी बात जो मैं पर्याप्त रूप से नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी चीज़ें आने वाली हैं, और आप कृपया मुझे बताएं कि आपका क्या विचार है। क्या बैंक इस व्यावसायिक अवसर को अनलॉक करने के उत्प्रेरक के रूप में रणनीतिक निवेश, यहाँ तक कि फिनटेक का पूर्ण अधिग्रहण भी शुरू कर रहे हैं? और स्पष्ट रूप से इसमें से बहुत कुछ विनियमन, वास्तव में डेटा तक पहुंच की क्षमता इत्यादि द्वारा अनलॉक हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? क्या आप इसे पहले से ही कुछ जगहों पर देख रहे हैं? आपके विचार से ये कैसे चल रहा है? हाँ, हम इसे देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे बैंक हैं जिन्होंने रणनीतिक निवेश के लिए कई मौक़ों पर हमसे संपर्क किया है। कुछ हमने लिए हैं, कुछ नहीं, और इसका कारण हमेशा यही होता है क्योंकि हम साथ मिलकर उत्पाद बनाना चाहते हैं, और आमतौर पर यही कारण है कि मैं हाँ कहूँगा। और मुख्य रूप से सऊदी अरब में जो मानसिकता बदलाव हो रहा है वह बैलेंस शीट की वजह से है। बहरीन की बैलेंस शीट थोड़ी सीमित है, आपको UAE थोड़ा ज़्यादा संतृप्त मिला है, लेकिन सऊदी में हमने जो देखा है वह यह है कि बैंक 3 काम कर रहे हैं। 1, साझेदारी के लिए अधिक खुलापन, 2, CVC बनाना, अपने स्वयं के उद्यम वाहन, और 3, निवेश बनाना। माफ़ कीजिएगा, तो निवेश वाहन और 3, वे आंतरिक रूप से अपने स्वयं के उद्यम निर्माता भी बना रहे हैं ताकि वे अलग हो सकें और उन्हें जाने दे सकें। और हमने कुछ बहुत ही सफल मामले देखे हैं, क्योंकि अच्छे बैंक वही होते हैं जो यह महसूस करते हैं कि मेरे पास एक अवसर है, मैं इसे शुरू कर सकता हूं या मैं इसमें निवेश कर सकता हूं, और मैं उन्हें अपने डेटा तक पहुंच प्रदान करूंगा और वे हमारे ऊपर बढ़ने में सक्षम होंगे, बजाय इसके कि मैं उन्हें घर में लाऊं और उनका अधिग्रहण करूं, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं जब तक कि यह केवल बैलेंस शीट उद्देश्यों के लिए न हो। क्योंकि जिस क्षण आप फिनटेक हासिल करते हैं, आप उन्हें पुराने स्कूल में ले आते हैं, आप उन्हें वही करने से रोक रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। हम अब ये देखना शुरू कर रहे हैं, ये मेरा विचार है, और आप इसे टेल्को स्पेस दोनों में देखना शुरू कर रहे हैं जो वित्तीय दुनिया में आना चाहता है। आप इसे खुदरा क्षेत्र में देखना शुरू कर रहे हैं। आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन खुदरा क्षेत्र में जो वित्तीय सेवाओं में आना चाहता है, और जो बैंक अब खुदरा बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, निजी बैंकिंग के विपरीत अधिक क्षैतिज रूप से आगे बढ़ना शुरू करना चाहते हैं। अब आपके पास अन्य डिवीज़न हैं जो अलग हो रहे हैं, जो कि एक सेवा के रूप में बैंकिंग, एम्बेडेड वित्त, डिजिटल है। आज एक बैंक में डिजिटल का प्रमुख, जहां पहले वे तहखाने में बैठे थे और अनुपालन परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, आज उनके पास एक छाया PNL है जो उनसे कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि आप इन ऐप्स के माध्यम से क्या उत्पन्न कर सकते हैं जो आप बना रहे हैं, जो सही तरीका है। इसलिए मुझे लगता है कि बैंक आमतौर पर 3 अलग अलग कार्यक्षेत्र ले रहे हैं। 1, निवेश करें, 2, एक उद्यम निर्माता मानसिकता के माध्यम से निर्माण करें, और 3, मैं अधिग्रहण करने का सुझाव नहीं दूंगा, कम से कम इस स्तर पर नहीं। तो आप अधिग्रहण करने का सुझाव नहीं देंगे, या आप अधिग्रहण और एकीकरण करने का सुझाव नहीं देंगे? मैं पूछताछ और एकीकरण करने का सुझाव नहीं दूंगा। हाँ, और मैं आपसे सहमत हूं, ये उद्देश्य को विफल करता है। हासिल भी कर रहा है, कुछ हद तक हासिल भी कर रहा है, क्योंकि जब तक कि आप देश के सबसे बड़े बैंक ना हो, जब आप अधिग्रहण करते हैं तो आप सीमित कर रहे होते हैं, खासकर अगर ये B2B प्ले है। जब आप अधिग्रहण कर रहे होते हैं तो आप उस फिनटेक की पहुंच को वास्तव में दूसरों के साथ काम करने से सीमित कर रहे होते हैं, है ना? तो वह भी है, और दुनिया के इस हिस्से में बैंक एक दूसरे की रणनीतियों के प्रति संवेदनशील हैं। दुनिया के हर हिस्से में बैंक संवेदनशील हो जाते हैं, और दुर्भाग्य से ये विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि हम ओपन बैंकिंग देख रहे हैं जो डेटा साझा करने के बारे में है, लेकिन साथ ही वे कह रहे हैं, ओह आप जानते हैं आपको एक इकाई द्वारा अधिग्रहित किया गया है, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपको डेटा तक पहुँच मिल जाएगी। खैर, अंदाज़ा लगाइए, हम किसी भी मामले में उस डेटा तक पहुँच प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ कोई नाम नहीं लिया जाएगा। एक उत्कृष्ट उदाहरण जो मैंने एक अमेरिकी बैंक में देखा वह यह था कि उन्होंने यूरोप में जाकर एक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म खरीद लिया, ठीक है। फिर उन्होंने मूल रूप से अपने स्वयं के पारंपरिक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म को नए खिलाड़ी के साथ बदल दिया, लेकिन उन्होंने वेल्थ टेक खिलाड़ियों को अभी भी बाजार में काम करने दिया। सहमत हूँ। यकीनन एक प्रतियोगी के रूप में,
लेकिन उनका विचार था, आप कुछ जानते हैं, हम दूध में रुचि रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि गाय में, और ठीक है अगर आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, और मुझे लगता है कि हमें इसका थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। मुझे ये पसंद है। आप जानते हैं हमें इसका थोड़ा और देखने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि इससे बैंकों की यात्रा में तेज़ी आएगी। और आप जानते हैं, तो इसे व्हाइट लेबल करें और इसे अन्य बाज़ारों में ले जाएं। मैं आपको बस हमें लाभ पहुंचाने वाली अवधारणा का प्रमाण दूंगा, और हम आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए शुरुआती कर्षण देंगे, और फिर बाहर जाकर इसे अपनाएंगे। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। तो मुझे लगता है कि हम देखेंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हम एक बहुत ही रोमांचक दौर से गुजरने वाले हैं, और मुझे लगता है कि अब सच्चाई का कोई एक संस्करण नहीं है ना? मुझे लगता है कि हम कई रणनीतियों को लागू होते देखेंगे। मुझे लगता है कि बैंकों को यह महसूस करना होगा कि वे सभी एक दूसरे की नकल नहीं कर सकते और सभी एक जैसे नहीं हो सकते, जो दुर्भाग्य से कई देशों में लंबे समय से ऐसा ही है, और यही कारण है कि हमने समेकन देखा है। आइए अब थोड़ी तराबुत के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो जाहिर है हमने शुरू किया, आपने अपनी यात्रा एक ओपन बैंकिंग फैसिलिटेटर के रूप में शुरू की। आप जाहिर तौर पे उससे कहीं ज़्यादा बन गए हैं, है ना? के अनुसार आप जानते हैं आप उत्तर समस्या समाधानकर्ता का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि आप ओपन बैंकिंग या डेटा तक पहुंच को सक्षम करने के अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डेटा सिर्फ बदलाव का अंतर्निहित आधार बन गया है। आप एक व्यवसाय के रूप में किस ओर जा रहे हैं, और फिर आपको यहाँ अपने व्यापार रहस्य प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक व्यवसाय के रूप में आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने सहकर्मी समूह से खुद को कैसे अलग देखते हैं? क्योंकि जिस श्रेणी में आप खेल रहे हैं उसमें कुछ काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। हमने विश्व स्तर पर भी कुछ देखा है, क्योंकि आपके कुछ वैश्विक साथी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, है ना? वे अनेक कारणों से अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। आप आगे कहाँ जा रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम यात्रा में कहाँ हैं। तो नंबर 1 है, हम पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए हमने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, और जिन समस्याओं को हम हल करना चाहते हैं वे सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें एक समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र संबोधित करने में विफल रहता है। और हमने खुद से जो सवाल पूछा वह सबसे पहले यह है कि हम इसका समाधान कैसे करें, जो हमें इस बात पर लाता है कि हम एक संगठन के रूप में कैसे संरचित हैं। तराबुत 3 व्यावसायिक इकाइयों में संरचित है। एक जो एक सेवा के रूप में बैंकिंग करता है, बैंकों को उनके एपीआई और उन रणनीतियों को बाहरी बनाने में मदद करता है। दूसरा है तराबुत डेटा, और तराबुत डेटा वास्तव में यह है कि हम डेटा उत्पादों का निर्माण कैसे करते हैं जहां ज़्यादातर साथी खेल रहे हैं, और उसमें हमारा विभेदक वास्तव में है। फिर हम इस उद्देश्य के लिए निर्माण कर रहे हैं कि हम वित्तीय साक्षरता को संबोधित करने के लिए निर्माण कर रहे हैं, हम वित्तीय समावेशन को संबोधित करने के लिए निर्माण कर रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और हम अपने साझेदारों को चुनते हैं जिन्हें हम अपने अनुसार शक्ति प्रदान करते हैं। इस बात को संबोधित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे समूह को एक सामूहिक इकाई के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक समुदाय को, एक पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देता है। तो वह है तरबुत डेटा, और तरबुत डेटा डेटा उत्पाद बनाता है। ये डेटा उत्पाद क्या है? ये बुनियादी वर्गीकरण से लेकर व्यापारी लोगों, क्रेडिट स्कोरिंग इत्यादि तक सब कुछ है। लेकिन जैसे ही हम उन्हें एक साथ बंडल करते हैं, हम उन्हें वित्तीय समावेशन को संबोधित करने, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने और भागीदारों को चुनने के लिए बंडल करते हैं, और फिर जाते हैं और सबसे अधिक संभावना है कि एक सफ़ेद दस्ताने सेवा प्रदान करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक ऐसा उत्पाद वितरित कर सकें जिस पर हमें एंड यूज़र को गर्व हो, और इस तरह हम उसका समाधान करते हैं। और फिर आपके पास तरबुत भुगतान है। तरबुत भुगतान प्रभावी रूप से क्षेत्र में विनियमन और कुछ सीमित कारकों के आधार पर खाता से खाता भुगतान है, जो स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बेहद उत्साहित हैं। लेकिन साथ ही हमने कुछ ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है जहां खाता से खाता उन्हीं समस्याओं को सक्षम कर सकता है जिन्हें हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों के जीवन को आसान बना सकते हैं। तो यह इस बारे में नहीं में आने के बारे में, यह वहाँ मौजूद प्रत्येक भुगतान समस्या का समाधान करने का प्रयास करने के बारे में नहीं है, बल्कि वस्तुतः यह जानने का प्रयास है कि हम उपयोगकर्ता के जीवन को आसान बनाने के लिए किन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस तरफ क्या आप और अधिक कॉर्पोरेट कर रहे हैं? क्या आप अधिक B2B क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं, या ये क्या है? हम मुख्य रूप से B2B कर रहे हैं। हम B2B कर रहे हैं। हम चेकआउट और इस तरह की चीज़ों के मामले में C2B कर रहे हैं। हम अभी क्रॉस बॉर्डर नहीं छू रहे हैं।
हमारे पास एक निवेश है जो हाल ही में आया है और हमारे पास वीजा ऑन बोर्ड भी है। हम कुछ तरीकों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्रॉस बॉर्डर कैसे तेज़ी से कर सकते हैं और क्या इसका कोई मतलब है, और हम फिलहाल इसके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, और तब प्रभावी रूप से हमारी शक्ति अंतिम उपयोगकर्ताओं, व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं तक आती है जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं। क्योंकि जब आप हमारे डेटा प्रमुख को हमारे भुगतान प्रमुख के साथ, हमारे बास प्रमुख के साथ लाते हैं और आप एक खुदरा विक्रेता के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा मूल्य प्रस्ताव वास्तव में है कि हम आपकी यात्रा में आपकी सहायता कर सकते हैं। हमें अपने सफ़ेद दस्ताने वाले साथी के रूप में सोचें। जब तक हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से एकजुट होते हैं, तब तक हमें अपने सफ़ेद दस्ताने वाले साथी के रूप में सोचें। यदि आप उन चीज़ों में से एक को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम उस पर आपका समर्थन करेंगे। लेकिन हम और भी, ये कोई स्वयं सेवा डेव पोर्टल नहीं है। आएँ और लॉग इन करें, कनेक्टिविटी प्राप्त करें और स्वयं बाहर निकलें। हम ऐसे काम नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। हमारे लिए हम और भी। अर्जुन, मुझे बताइए कि आप क्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सही संसाधन लाऊंगा। हम आपके साथ योजना तैयार करेंगे और हमारे पास उत्पादों के बंडल हैं जो हमने बनाए हैं, जो आपकी संपूर्ण यात्रा को सुविधाजनक बनाएंगे। आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समय के प्रति सचेत हूँ। मेरी तरफ से आखिरी सवाल, हमने B2C के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, हमने SME के बारे में बात की है। क्या आप इसके कॉरपोरेट बैंकिंग पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं ये बैंकिंग बिट का वह पक्ष है जिसके बारे में हम वास्तव में इस क्षेत्र में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और यह परिपक्व है और फिनटेक के लिए तैयार है। यह ओपन बैंकिंग के लिए, उस तरफ एक सेवा के रूप में बैंकिंग के लिए परिपक्व और तैयार है। क्या ऐसा कुछ है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करना शुरू कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं, हम इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि बैंक का वह हिस्सा बहुत धीमी गति से चलता है। हाँ, ठीक है। ठीक इसी कारण से क्या ये आज हमारे लिए शीर्ष 3 प्राथमिकताएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा वास्तव में इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं उस उद्देश्य पर वापस जाना चाहता हूं कि ताराबुत क्यों मौजूद है, और यह वास्तव में उस उद्देश्य से प्रेरित चीज़ों के पीछे जा रहा है जिसके पीछे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचता कि कॉरपोरेट आज की तरह कम बैंकिंग सुविधा वाले हैं। मुझे लगता है कि कॉरपोरेट्स के पास बैंकों तक पहुंच है, निजी बैंकरों और कॉरपोरेट बैंकरों तक पहुंच है, जो अगर कुछ हो भी उनके कार्यालयों के बाहर बैठेंगे और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सही उत्पाद प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये वास्तव में आज हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ संरेखित है? ज़रूरी नहीं। काफ़ी उचित, ये देने के लिए एक अच्छा जवाब है, और मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने उतना व्यवधान नहीं देखा है। इसका कारण ये है कि इसकी उतनी मांग नहीं रही है। ऐसा कहने के बाद मुझे लगता है कि सेवा की गुणवत्ता के मामले में कुछ कमियां हैं, चाहे वह लेन देन बैंकिंग हो, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, फैक्टरिंग, चालान, वह सब। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे लगता है कि इससे निपटना एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन जिस तरह से खुले बैंकिंग नियमों को बाजार में लागू किया गया है वह सीमित हो सकता है। जब सहमति प्रबंधन की बात आती है तो कॉरपोरेट बैंकिंग की अपनी सीमाएं होती हैं। क्या CFO मूल रूप से किसी और को अपनी बैलेंस शीट या अपने बैंक स्टेटमेंट तक पहुंच प्रदान करने के लिए अधिकृत है? क्या यह 2 है? क्या यह 3 है? उस प्राधिकरण कार्यक्रम का मैट्रिक्स या उस कॉरपोरेट के लिए प्राधिकरण का मैट्रिक्स क्या है? तो ये अपनी जटिलताएं लेकर आता है और मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि हम कहाँ कम से कम कर सकते हैं और रातों रात अधिकतम प्रभाव डाल सकते हैं, और फिर अंततः हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाएंगे जिनका हम समाधान करना चाहते हैं। काफ़ी उचित अब्दुल्ला, मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। मैं जानता हूं कि मैं आपको समय से ज़्यादा देर तक यहाँ रोक रखा है। हम 1 घंटे से अधिक समय से बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मुझे अभी बताया गया था समूह द्वारा, लेकिन आप जानते हैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही मिलेंगे और 2.5 साल और इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर शो में नहीं तो मुझे यकीन है कि हम या आप बहरीन से एक ही फ्लाइट पर होंगे। लेकिन आप जानते हैं, चूंकि आप और मैं नियमित रूप से सऊदी अरब में रहते हैं, इसलिए मैं सप्ताह में कम से कम 3 दिन वहाँ रहता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा। हमें मिलना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसे करते रहना मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और फिर यहाँ तक पहुँचने में हमें 2 साल लगने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं आपके पास 2 साल के समय में साझा करने के लिए एक बड़ी कहानी है। तो वह है, शायद 2 साल बाद फिर से अगर ये शो तब भी जारी रहेगा तो हम आपको वापस बुलाएंगे और आपके पास हमें बताने के लिए एक और दिलचस्प कहानी होगी। तो आने के लिए धन्यवाद सब लोग। वह अब्दुल्ला थे जो तरबुत के संस्थापक और CEO हैं। आपने ताराबुत कहानी सुनी है, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि वह अपने भाषण में बहुत वाक्पटु हैं।
मुझे लगता है उनके भाषण में यह बताया गया है कि फिनटेक क्षेत्र कैसे विकसित हो रहा है या वास्तव में इस क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं कैसे विकसित हो रही हैं। तो इसके साथ ही मैं अलविदा कहना चाहूँगा। अगले हफ्ते तक अलविदा।